हेलो फ्रेंड्स, तो हम सीवीएस पैथोलॉजी पढ़ रहे थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। अ पेशेंट प्रेजेंटेड आफ्टर 3 वीक्स ऑफ फीवर लेथार्जिक ऑन एग्जामिनेशन देयर इज़ हेपेटोस्प्लीनोमेगाली। देखें इसमें क्या है, एक तो 3 वीक्स ऑफ फीवर है, लेथार्जी है और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है ऑन एग्जामिनेशन। स्प्लिंटर हेमरेजेस हैं, मर्स हैं। तो ये जितने भी साइन एंड सिम्टम्स हैं ये एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लड कल्चर करते होते हैं, ठीक है, ताकि उसमें हम फाइंड आउट कर सकें कौन सा ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद फिर उसमें मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया वो सारे यूज़ करना है, जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में होता है, इसमें भी होता है, ठीक है, मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया। तो उसमें से हमारे पास एक क्या होता है, ब्लड कल्चर भी होता है। अच्छा, अ पेशेंट सडनली वेंट इनटू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, his EKG shows S1Q3T3 pattern, what is the next being done। अच्छा, ये S1Q3T3 पैटर्न किस पे शो होता है, ईसीजी के ऊपर, किस कंडीशन में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ठीक है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको पता है क्या, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो रहा है। तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, तो इसमें हमने ये ईसीजी करवाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सिटी स्कैन होता है, सिटी स्कैन एंजियोग्राफी होता है, लेकिन वो यहाँ पर दिया नहीं हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है HRCT, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन। ये फिर ब्रोंकिएक्टेसिस या पल्मोनरी फाइब्रोसिस वगैरह के लिए करते हैं। बाकी एक्सरे चेस्ट पे इतना हमारे पास वो अपेयर नहीं होता। तो उसके बाद हमारे पास अगर सिटी स्कैन होता उसको आप करेक्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं है तो आपने गैलियम स्कैन लगाना है। गैलियम स्कैन को भी आजकल हम लोग इसमें रेडियो एक्टिव गैलियम यूज़ करते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करवाते हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ का वो कर रहे होते हैं, डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा होता है ये। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर नॉर्मलाइज आफ्टर हेमरेज इन हाउ मेनी डेज, 3 to 4 डेज में प्लाज्मा प्रोटीन वापस नॉर्मलाइज हो जाते हैं आफ्टर हेमरेज, ठीक है। मतलब हमारा लीवर वापस बना लेता है, 3 to 4 डेज में प्लाज्मा प्रोटीन को नॉर्मलाइज कर लेता है। मिडिल एज वुमेन विथ पेन इन टेम्पोरल रीजन, टेम्पोरल रीजन, ठीक है, जो टेम्पोरल बोन है स्कल का, वहाँ पर उसको पेन हो रहा है और साथ में पल्सेशंस फेल्ट इन टेम्पोरल रीजन। काज क्या है, काज है जॉइंट सेल आर्थराइटिस, या जिसको हम कह रहे थे टेम्पोरल आर्थराइटिस, ठीक है। इस जो टेम्पोरल आर्टरी है उसकी वस्कुलाइटिस है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, ठीक है। तो ये वस्कुलाइटिस की एक टाइप है, तो ये इसका आंसर है सी। एसेंशियल हाइपरटेंशन काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, वस्कुलाइटिस जितने भी हैं उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उनकी ट्रीटमेंट स्टेरॉइड्स होते हैं, साइक्लोफॉस्फेमाइड होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट सबका तकरीबन सेम होता है। और उनके लिए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट हमेशा क्या होता है, बायोप्सी होता है। असेंशियल हाइपर और उनके साइन और सिम्टम्स भी मोस्टली कॉमन होते हैं, ठीक है, जैसे आर्थरल्जिया, ठीक है, जॉइंट पेन है, मायल्जिया, ठीक है, मसल पेन है, फीवर हो सकता है, ESR CRP प्रोटीन वगैरह उसमें रेज होते हैं सब में, क्योंकि ये सारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं ना, तो ये सारे इनमें सब में सेम होता है। कुछ हमारे पास ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि इनमें डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। असेंशियल हाइपरटेंशन काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज्ड कार्डिक वर्क, ठीक है। एसेंशियल हाइपरटेंशन का मतलब जो किसी भी काज की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एज बढ़ने की वजह से जो हाइपरटेंशन होती है, उसमें फिर क्या होता है, इंक्रीज कार्डिक आउट वर्क करना होता है, हार्ट को ज़्यादा वर्क करना होता है, क्योंकि आफ्टर लोड बढ़ गया है ना, तो उसको ज़्यादा फोर्स के साथ कंटेक्ट होना पड़ता है, उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। सिर्फ एसेंशियल हाइपरटेंशन नहीं, किसी भी हाइपरटेंशन में जो कार्डिक वर्क होता है, कार्डिक लोड होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, एडिमा है, अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब देखें, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है और साथ में एडिमा हो गया है। अब देखें, जब भी एडिमा क्यों होता है, अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं। एडिमा देखें, ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये ब्लड, ये यहाँ पर टिश्यूज़ हैं। अब इन टिश्यूज़ में हमारे पास यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, एक्यूमुलेट होता है, तो फिर क्या हो जाता है, एडिमा हो जाता है। अब ये एडिमा होता कब है, देखिए यहाँ पर इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या कर रहे होते हैं, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर जितना भी वाटर है उसको अपने साथ अटैच रखवाता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन हम कहते हैं क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ऑस्मोटिक या आंकोटिक प्रेशर होता है। आंकोटिक प्रेशर का यही मतलब है कि सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखता है, अपने साथ मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखता है। तो वाटर क्या एक सॉल्वेंट है, तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, उस वाटर को अपने साथ अट्रैक्ट किए रखते हैं, उसको जो है लीक होने से बचाते हैं, ठीक है, कैपिलरीज से लीक होने से बचाते हैं। तो आंकोटिक प्रेशर क्या करता है, एडिमा को प्रिवेंट करता है। और फिर हमारे पास अगर प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाए तो उसकी वजह से भी एडिमा हो जाता है, आंकोटिक प्रेशर कम हो गया। दूसरी जो वजह होती है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जब ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा है, अब ब्लड हमारे पास जब फ्लो करता है, ब्लड हमारे पास अगर
स्लोली फ्लो कर रहा हो, अगर स्टेसिस हो, तो फिर वो ब्लड इजीली हमारे पास क्या करेगा, वो हो जाएगा, लीक होगा। उसकी वजह क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर, स्टैटिक मीन्स रेस्ट के ऊपर, कि वाटर रेस्ट के ऊपर हो या स्लोली मूव कर रहा हो, तो उसकी वजह से फिर क्या है, वो वाटर इससे हमारे पास या जो वो फ्लूइड क्या है, लीक हो सकता है। तो जितना हमारे पास स्लो मूव करेगा फ्लूइड या रेस्ट में होगा, उतना ज़्यादा एडिमा के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, एक तो ये है स्लो मूव करने की वजह से, जैसे शाक वगैरह में होता है। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा वैसो कंस्ट्रिक्टेड है, तो फिर जब यहाँ से फ्लूइड गुजर रहा होगा, जैसे हाइपरटेंशन में होता है ना, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्टेड है, तो उस वक्त भी वो हमारे पास क्या है, वो वस्कुलेचर से हमारे पास फ्लूइड निकल सकता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस वक्त बढ़ जाता है ना, तो एडिमा हो जाता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है और उसको एडिमा हुआ है पेशेंट को, तो ये किस वजह से हो रहा है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। एडिमा हमेशा किस वजह से होता है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर वो कहते हैं कि एक पेशेंट है, उसको लिवर फेल्वर है या सिरोसिस है और उसको एडिमा हो रहा है, तो फिर क्या है, फिर एडिमा किस वजह से होता, फिर लिवर सिरोसिस है, उसके बाद अगर एडिमा हो रहा है, तो उसकी वजह क्या होती है, डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है। या अगर होता कि पेशेंट को क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी के थ्रू उसका प्रोटीन निकल रहा है, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, और फिर इसको जनरलाइज एडिमा हो चुका है, तो फिर जो हमारे पास एडिमा हो रहा है उसके बॉडी में, वो किस वजह से, डिक्रीज आंकोटिक के प्रेशर की वजह से या डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। लेकिन क्या है, यहाँ पर इन लोगों ने उस चीज़ की बात नहीं की, यहाँ पर सिर्फ क्या है, हाइपरटेंशन है और फिर एडिमा हुआ है, तो ये क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से एडिमा हो रहा है। पेशेंट्स CHF इज़ वर्सनिंग, व्हाट इज़ द काज। तो CHF का पेशेंट है वो वर्सन हो रहा है, तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, CHF के अंदर भी वाटर रिटेंशन होती है, एडिमा होता है सोडियम और वाटर रिटेंशन की वजह से। उसमें फिर काज ये है CHF में कि वो ठीक से पंप नहीं कर रहा है, जब ब्लड को सही पंप नहीं कर रहा, तो ब्लड स्लो फ्लो कर रहा है, जब स्लो फ्लो कर रहा है, तो वो ईजिली हमारे पास क्या होगा, ब्लड वेसल से निकल के बाहर चला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि सोडियम हमारे पास अक्यूमुलेट हो रहा होता है CHF में, तो सोडियम जब निकलता है ब्लड वेसल से, तो अपने साथ वाटर को भी अट्रैक्ट करवाता है, ड्रैग करता है, टिश्यूज़ के अंदर अक्यूमुलेट करवाता है। तो ये इसके, अब देखें यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पेरिफेरल एडिमा इन CLD के अंदर जो हो रहा है, लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन या लो ऑन्कोटिक प्रेशर, वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया। एसाइटीज़ या इन CLD के अंदर जो एसाइटीज़ हो रहे हैं, वो क्यों है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। अब देखें ये चीज़ें कंसेप्ट वाली हैं सारे। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, वही पोर्टल वेन। अब ये पोर्टल वेन ये आ रहा है किसके पास, लिवर के पास। अब लिवर की हमारे पास क्या है, CLD है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, लिवर के अंदर सारा फाइब्रोसिस और सिरोसिस हुआ पड़ा है। तो अब पोर्टल वेन के थ्रू ब्लड जो है ईजिली इंटर नहीं हो सकेगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो वो जो ब्लड है वो पोर्टल वेन के अंदर एक्युमुलेट होगा। पोर्टल वेन के अंदर जब एक्युमुलेट होगा, तो पोर्टल वेन जिन जिन वेन से हमारे पास क्या है, फ्लूइड्स को या ब्लड को उठा रहा था, उनके अंदर हमारे पास क्या है, ब्लड एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर ब्लड एक्युमुलेट होगा, स्लोली मूव कर रहा होगा, तो वहाँ से हमारे पास फ्लूइड निकलेगा। फ्लूइड निकलेगा किस में आएगा, पेरिटोनियम के अंदर, उसको कहते हैं फिर एसाइटीज़। अब ये एसाइटिस क्या है, ज़्यादा पोर्टल वेन के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से क्या है, ये फ्लूइड बैक फ्लो कर रहा है और फिर वो फ्लूइड हमारे पास निकल रहा है पेरिटोनियम के अंदर, उसको एसाइटिस कह रहे हैं। लेकिन बॉडी के अंदर जो एडिमा हो रहा है, ठीक है, CLD के अंदर, CLD वाले कंडीशन में पूरे बॉडी में पेरिफेरल एडिमा जो होता है, वो क्योंकि जो आंकोटिक प्रेशर है या प्लाज्मा प्रोटीन कम हो गए हैं, एल्ब्यूमिन कम हो गया, उसकी वजह से आंकोटिक प्रेशर कम है, उसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज से फ्लूइड निकल रहा है और पेरिफेरल एडिमा हो रहा है। तो ये है। अब हमारे पास जो CHF में हमारे पास एडिमा हो रहा होता है, उसकी काज क्या है, डिक्रीज आंकोटिक, उसकी काज क्या होता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है। देखें, और डिक्रीज नार्कोटिक वो भी होता है, क्या नाम है, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इसमें, ठीक है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन भी होता है CHF में, और इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दोनों की वजह से वो हो रहा होता है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी क्या होता है, एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से लो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है। रीनल ओरिजिन एडिमा क्यों होता है, लॉस ऑफ एल्ब्यूमिन, उसमें भी हमारे पास वही बात है। उसके बाद नेफ्रेटिक सिंड्रोम एडिमा ड्यू टू साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में और CHF दोनों में साल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से एडिमा हो रहा है। पीटल एडिमा इन CHF एंड हाइपरटेंशन के अंदर वो क्यों हो रहा है, देखें, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब देखें CHF के अंदर जो हमारे पास एडिमा हो रहा होता है, वो एक इस वजह से होता है, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से, दूसरा क्या है, साल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से। ये दो चीज़ें CHF में। और हमारे पास हाइपरटेंशन में हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होने की वजह से, और नेफ्रेटिक सिंड्रोम में भी वाटर एंड साल्ट रिटेंशन की वजह से। CHF के अंदर एडिमा वर्सन होता है बाय सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। तो ये आपने याद रखने, ये सारे कंसेप्ट वाली चीज़ें। आफ्टर रीपरफ्यूजन इंजरी फ्री रेडिकल्स रिलीज बाय विच ऑफ दीज,
न्यूट्रोफिल्स। रीपरफ्यूजन इंजरी का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल कॉर्नरी आर्टरी में हमारे पास एक क्लॉट बन गया, उसने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया कॉर्नरी आर्टरी को। अब आप क्या करते हैं, क्या है 4-5 घंटे या 10 घंटे गुजर गए, 12 घंटे गुजर गए, 12 घंटों से ज़्यादा घंटे गुजर गए, फिर आप क्या कर रहे हैं, इस क्लॉट को तोड़ते हैं। तो अब देखें, जब ये क्लॉट बन चुका था तो हार्ट के एक एरिया को ब्लड बिल्कुल सप्लाई नहीं हो रहा था, वो एरिया बिल्कुल क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। अब जब आप क्या करेंगे, इस क्लॉट को जब ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या है, ब्लड फ्लो वापस उसका क्या हो जाएगा, परफ्यूजन, रीपरफ्यूजन हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब देखें वहाँ पर वो जो एरिया इसकी इस्कीमिया हुआ है, डेड हुआ है ना, अब वहाँ पर जब ये ब्लड जाएगा, वहाँ पर हमारे पास ये क्या काज करवाएगा, फ्री ऑक्सीजन जब पहुँचेगा अचानक है ना, तो उन डेड सेल के अंदर या उन इस्केमिक सेल्स के अंदर जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जाएगा तो वो ऑक्सीजन हमारे पास फ्री रेडिकल्स वगैरह बनवा सकेगा, जिसकी वजह से क्या है, वो फ्री रेडिकल्स फिर और भी जो आसपास सेल्स होते हैं हार्ट के, वो भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो रीपरफ्यूजन इंजरी की वजह, फ्री रेडिकल्स की वजह से वो हमारे पास, और वो फ्री रेडिकल्स फिर कौन रिलीज़ करवा रहा होता है, न्यूट्रोफिल। ठीक है, विच वन इज़ द काज ऑफ परमानेंट। अब देखें वो एरिया डैमेज हो चुका है, अब आप उसको न्यूट्रोफिल भेज रहे हैं, ठीक है, क्लाट को तोड़ रहे हैं, ठीक है, बहुत अरसे बाद न्यूट्रोफिल वहाँ जाएगा, सारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेगा, आसपास के टिश्यू सारे डैमेज होंगे। विच वन इज़ द काज ऑफ पल्मोनरी एडिमा। लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडिमा होता है। ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट हार्ट फेलियर अगर होगा तो लेफ़्ट हार्ट क्या है, पंप नहीं कर सकेगा ब्लड को आगे, तो फिर क्या होगा, ब्लड क्या है लेफ़्ट हार्ट से और वापस बैक फ्लो करेगा कहाँ पे, लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। अ पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी विद सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है और उसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो चुका है। इंक्रीज पल्मोनरी वेज प्रेशर भी इंक्रीज है, विद बीपी मेंशनड विद इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डिक्रीज डायस्टोलिक वैल्यू। अब देखें, इंक्रीज 145 है, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर 45 है, एंड इंक्रीज एरोटिक प्रेशर। देयर वाज अर्ली डायस्टोलिक मर्मर विच वाज ड्यू टू। अब ये पूछ रहे हैं, ठीक है, डायग्नोसिस पूछना चाहते हैं कि ये कौन सी डिजीज़ है, तो ये एरोटिक रिगर्जिटेशन है। ठीक है, एरोटिक रिगर्जिटेशन में अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है, ठीक है, और एरोटिक स्टेनोसिस में इजेक्शन सिस्टोलिक होता है। माइट्रल स्टेनोसिस में मिड डायस्टोलिक है, और माइट्रल रीगर, ट्राइकास्पिड रीगर, वीएसटी में पेन सिस्टोलिक मर्मर होता है। पेशेंट डाइड ऑफ एमआई है ऑन एटॉप्सी, न्यूट्रोफिल्स विद नेक्रोसिस एरिया सीन आफ्टर, कितने घंटों बाद, 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स। अ प्रेग्नेंट वुमन फ्रॉम कोहिस्तान वाज प्रेजेंटेड इन क्लिनिक, हर अल्ट्रासाउंड कैन शोड अ नॉर्मल फीटस है, व्हाट कैन बी प्रेजेंट इन फीटस है, ठीक है, पीडीए हो सकता है, क्योंकि कोहिस्तान क्या है, एक माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर जब पेशेंट होगा तो क्या है, उसमें हाइपोक्सिया होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो जाता है। फिर है एरोटिक रिगर्ज मर्मर, अस्कल्टेट एट विच साइड, ये होता है राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर, उसको हमारे पास एरोटिक रिगर्जिटेशन में राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर मर्मर होगा। हार्ट फेलियर रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हार्ट फेलियर में हमारे पास क्या होगा, उसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स होंगे हार्ट फेलियर के अंदर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग काज इन ट्रांजिडेटिव प्रोडक्शन बाय इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, ट्रांजिडेट प्रोडक्शन कौन करवाता है, एक होता है एक्सुडेट, एक होता है ट्रांजिडेट, ये दोनों क्या है, एडिमा, एडिमा दो तरह का होता है, ठीक है, एक ट्रांजिडेट और एक होता है एक्सुडेट, और इसके अलावा जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो भी दो तरह का हो सकता है। अब ये देखें यहाँ पर CCF है, ठीक है, तो CCF में हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिडेट प्रोडक्शन होता है। अब देखें ट्रांजिडेट और एक्सुडेट, ड्यू टू CSF की वजह से, सिरोसिस की वजह से और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तीनों में क्या होता है, ट्रांजिडेट बन सकता है। एक्सुडेट किस में बनता है, इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में, मैलिग्नेंसी में, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास अब देखें CF और सिरोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन पहले से कम है ब्लड वेसल के अंदर, तो ब्लड वेसल से जब फ्लूइड निकलेगा वो सिर्फ फ्लूइड ही होगा, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन नहीं निकलेंगे। तो जब सिर्फ फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें प्रोटीन कम होंगे तो उसको हम ट्रांजिडेट कहते हैं। लेकिन इन्फ्लेमेशन, जब इन्फेक्शन हो रहा होगा तो यहाँ से बहुत सारे ब्लड वेसल के सेल्स निकलेंगे, न्यूट्रोफिल है, इजोनोफिल है, मैक्रोफेजेस वगैरह, तो उसके अलावा उनके साथ कुछ प्रोटीन्स भी निकलेंगे, फिर ये सेल्स खुद भी प्रोटीन रिलीज़ करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो हमारे पास फ्लूइड होगा, एडिमा होगा, उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होंगे। ये कलरलेस होता है, ये प्रूलेंट या ब्लडी होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा है। प्रोटीन इसमें लेस देन 3 है, उसमें मोर देन 3 है। लेस सेल काउंट होता है, इसमें मोर सेल काउंट है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, इन्फेक्शन है। और प्लूरा के अंदर सीरम LDH लेस देन 6 है, इसमें मोर देन 0.6 है। प्लूरा के अंदर सीरम प्रोटीन, अच्छा प्लूरा, अब ये रेशो है, प्लूरा रेशो सीरम LDH,
प्लूरल फ्लूइड जो है, जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर और सीरम के अंदर जो LDH है उनका जो रेशो निकालेंगे वो <0.06 आएगा यहाँ पे मोर देन 0। और प्लूरा सीरम प्रोटीन का जो रेशो निकालेंगे वो <0.5 है, यहाँ पर मोर देन 0.5 है। इस तरह से आप उनको वो करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर जाइंट सेल आर्थराइटिस? बायोप्सी है। सिर्फ जाइंट सेल आर्थराइटिस के अंदर नहीं, जितने भी वस्कुलाइटिस हैं, जैसे पॉली आर्थराइटिस नोडोजा है, वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस है, चर्ग-स्ट्रास सिंड्रोम है और हेनोक-शनलन परपुरा है, इन सब में मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या होता है? बायोप्सी होता है। और इन सब की ट्रीटमेंट में क्या होती है? मोस्टली स्टेरॉइड्स होते हैं, प्रेडनिसोन है, ठीक है, और अगर उससे रिस्पॉन्स शो नहीं करें तो फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड वगैरह ये देते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। हाइपरटेंसिव पेशेंट कम टू न्यूट्रिशनिस्ट फॉर हर डाइट प्लान, विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट गिव? सूप उसको नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि सूप हमारे पास क्या है? ओबेसिटी काज करता है। बाकी क्या है? डेट्स है, एग वाइट पार्ट है और ब्राउन ब्रेड वगैरह, क्योंकि सूप के अंदर फैट्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं। सूप खुद भी मैदा है ना, तो वो मैदा खुद भी ओबेसिटी काज करता है। टाइप ऑफ नेक्रोसिस एज अ रिजल्ट ऑफ एम आई की वजह से जो नेक्रोसिस होती है वो है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अच्छा, उसके बाद है एसोफेगस में बी कंप्रेस्ड बाय द इनलार्जमेंट ऑफ विच स्ट्रक्चर? लेफ्ट आर्ट्रियम। अब जब लेफ्ट आर्ट्रियम स्पेशली माइट्रल स्टेनोसिस में अगर बहुत सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस होगा तो उसमें क्या होगा? लेफ्ट आर्ट्रियम की इनलार्जमेंट हो जाती है। कभी कभार इतनी ज़्यादा इनलार्जमेंट होती है कि वो कंप्रेस कर रहा होता है एसोफेगस को भी, ब्रोंकस को भी, ठीक है, तो एसोफेगस को कंप्रेस करेगा, उसकी वजह से क्या है? डिस्फेजिया भी काज हो सकता है। तो माइट्रल स्टेनोसिस में स्पेशली हो रहा होता है लेफ्ट आर्ट्रियम इनलार्ज होने की वजह से। नोचिंग ऑफ रिब्स अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग है? ये पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एरोटा। पोस्ट डक्टल अगर वही है हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस से आगे अगर कोआक्टेशन ऑफ एरोटा होगा तो नेरोइंग ऑफ एरोटा, तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा रिब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उनकी नोचिंग होगी, ठीक है, वो रिब थोड़ा बहुत कमज़ोर वीक हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी नोचिंग होगी। इसको ये हमारे पास पोस्टडक्टल कोआक्टेशन ऑफ एरोटा में होता है। कोआक्टेशन ऑफ एरोटा फीचर्स उसका क्या है? डिस्टल टू ओरिजिन ऑफ सबक्लेवियन है। अच्छा, अ पेशेंट प्रेजेंटेड इन ओपीडी हैज़ अ ब्लड प्रेशर ऑफ 175 to 110 टेकिंग नो antihypertensive आफ्टर अ फ्यू डेज फॉलो अप ही हैज़ अ ब्लड प्रेशर ऑफ 170/105 ही हैज़ नो अदर कंप्लेंट्स द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हैज़ रिस्क ऑफ डेवलपिंग, तो उसको किस चीज़ की डेवलपिंग का रिस्क है? हाइपर प्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर वही सेम है, ठीक है, कम नहीं हुआ है ज़्यादा, तो उसको हाइपरप्लास्टिक आर्टरीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। अ पर्सन कम विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ही हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद पल्मोनरी एडिमा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और उसको पल्मोनरी एडिमा, इसका मतलब लेफ्ट हार्ट फेलियर हो सकता है लास्ट वीक। व्हाट कुड बी रीज़न? तो इसमें रीज़न क्या हो सकता है? इंक्रीज इंट्रावास्कुलर प्रेशर। अच्छा, इसमें कंडीशन में सिर्फ वो कंडीशन बीमारी डिजीज़ नहीं पूछा है, ठीक है, कि ये क्यों इंक्रीज इंट्रावास्कुलर प्रेशर जब बढ़ जाता है, ठीक है, और कौन सा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, तो फिर क्या होगा? एडिमा हो जाएगा। और ये कब होता है? जब हमारे पास लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो ठीक से पंप नहीं कर रहा है, ठीक है, आर्टरियम या वेंट्रिकल, तो उसकी वजह से इसके अंदर जो ब्लड है वो हमारे पास क्या है? थोड़ा सा बहुत टाइम ले रहा है बाहर निकलने में। इस वजह से जो यहाँ ब्लड आ रहा है लंग्स से, वो मज़ीद जो है उसी तेज़ी के साथ नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ से ब्लड निकला नहीं है, तो वो वहाँ पर स्लोली मूव कर रहा होगा, उसकी वजह से वहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, तो वहाँ से फ्लूइड निकलेगा। क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मैंने बताया था क्या करवाएगा? वो क्या है? फ्लूइड को रिलीज़ करवाएगा, ठीक है, वेसल्स से टिश्यूज़ के अंदर। और जो ऑकोटिक प्रेशर है वो हमारे पास क्या करता है? फ्लूइड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम लीकेज फ्रॉम द कैपिलरीज, ठीक है। अच्छा, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन कार्डिक मसल्स आफ्टर इरिवर्सिबल मसल इंजरी? इरिवर्सिबल मसल इंजरी अगर होगा तो उसमें हमारे पास क्या है? कार्डिक मसल्स में क्या क्या दिखाई देगा? तो कंट्रक्शन बैंड नेक्रोसिस, हमने पहले भी पढ़ा था, कंट्रक्टाइल बैंड बनते हैं। अच्छा, टाइप ए पर्सनालिटी वुलनरेबल टू CAD कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिक स्ट्रेस एंड इंक्रीज कम्पिटिटिव ड्राइव। अब देखें, कॉर्नरी आर्टरी जो डिजीज़ है या जिसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, उसमें क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है कॉर्नरी आर्टरीज़ की, जिसकी वजह से कॉर्नरी आर्टरी की नैरोइंग हो रही होती है, मोर देन 70% स्टेनोसिस हो रही होती है, ठीक है, उसकी वजह से फिर इस्कीमिया वगैरह हो जाता है, एंजाइना होता है। अब ये जो है, जो टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, अपने करियर के हवाले से, ठीक है, अपने एम्बिशंस की वजह से, तो वो स्ट्रेस की वजह से क्या है? आपको स्ट्रेस पता है, क्रोनिक स्ट्रेस में क्या है? स्ट्रेस में क्या रिलीज होता है? कार्टिसोल। तो क्रोनिक स्ट्रेस में क्या है? कार्टिसोल हमारे पास
क्या है एबव नॉर्मल रहेगा या नॉर्मल लिमिट से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो कार्टिसोल क्या करवाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को इंक्रीज़ करवा देता है, ठीक है। एपिनेफ्रिन भी ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है ना स्ट्रेस में, तो वो भी इसको एथेरोस्क्लेरोसिस को इंक्रीज़ कर देते हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का रिस्क उनमें बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमेशा हमारे पास जो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ है उसको क्या है प्रमोट करते हैं। पेशेंट विद आर्ट्रियल फिब्रिलेशन शोज़, जो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट हैं वो शो करते हैं क्या, एम्बोलिज्म, क्योंकि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से एम्बुलेंस बनता है, वहाँ से फिर हो जाएगा स्ट्रोक वगैरह विकास कर सकता है, ब्रेन में जा सकता है। 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है हैज़ हाइपरटेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही dies. His autopsy shows a ruptured aneurysm. There is a deficiency of media at the site of rupture है, why he died है, ठीक है, एरोटिक डायसेक्शन हुआ है, ठीक है। उसको हाइपरटेंशन था फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, और वो डाई हो गया, और शोज द रप्चर्ड एनेरिज्म, और एनेरिज्म रप्चर हुआ है, तो ये एरोटिक एनेरिज्म थे, उसकी वजह से एरोटिक डायसेक्शन हो गई, ठीक है। देखिए एब्सेंट ट्यूनिका प्लस टाइप ऑफ एनेरिज्म पेरी एनेरिज्म होता है, एब्सेंट ट्यूनिका प्लस काज ऑफ डेथ एरोटिक डायसेक्शन है, एब्सेंट ट्यूनिका प्लस सिंड्रोम ये मार्फन सिंड्रोम, ये कुछ इसने काज बताए हुए हैं। अब एनेरिज्म में क्या होता है, वीक होता है एरोटा, ठीक है, एरोटिक एनेरिज्म की वजह से, तो उसकी वजह से क्या है इंटिमा रप्चर होता है और फिर एरोटिक डायसेक्शन होती है, उसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है। और शार्ट टू द पेरेंट्स ओनली सीजी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टेरियल फ्लटर है। अननोन केस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज केम विद द चेस्ट पेन है, ठीक है, डायग्नोज्ड विद डायस्टोलिक मर्मर है विद लो प्रीलोड, इट इज़ ड्यू टू, तो ये किस वजह से है, हमारे पास माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से, ठीक है। पेशेंट वाज ब्रॉट टू ER, ठीक है, विद चेस्ट पेन फॉर 6 आवर्स, सस्पिशन ऑफ MI है, विच एंजाइम रेज्ड अर्लियर है, ठीक है, अर्लीस्ट है। सबसे पहले कौन सा एंजाइम रेज होगा, CPK, ठीक है, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज इंक्रीज होगा, ठीक है। वैसे तो मायोग्लोबिन होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या है, CKMB होता है दूसरे नंबर पे भी, फिर ट्रोपोनिन होता है, यहाँ पर वो दिए नहीं हुए, तो इस वजह से CPK, क्योंकि ये भी मसल से रिलीज हो रहा था ना, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज एक एंजाइम है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन रिमेटिक फीवर क्या है, मायोकार्डाइटिस है, ठीक है, क्योंकि मेन हमारे पास मायोकार्डियम होता है जो पंप कर रहा होता है, ठीक है, ब्लड को हार्ट से, तो उसकी जब इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारे पास क्या है, हार्ट फेलवर हो सकता है रिमेटिक फीवर में। द मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट क्या होता है, VSD होता है, ठीक है, फीमेल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फीवर सिंस, अच्छा वो अगर आपसे पूछें मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट VSD है, और अगर मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल एसियानोटिक हार्ट डिफेक्ट वो भी VSD है, लेकिन अगर वो कहें मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सियानोटिक हार्ट डिफेक्ट तो उसमें हमारे पास टॉफ है, ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट है। और अगर वो पूछे मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सियानोटिक हार्ट डिजीज एट बर्थ, फिर आपने ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ये कल भी मैंने आपको समझा था। अ फीमेल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फीवर सिंस लास्ट 10 days नाउ विद कंटिन्यूस चेस्ट पेन है दैट रेडिएट्स टू बैक एंड लेफ्ट पेरास्टर्नल रसलिंग है साउंड है, मोस्ट लाइकली सफर फ्रॉम पेरिकार्डाइटिस है, ठीक है। फीवर उसमें होता है 10 days से है, और अब इसको कंटिन्यूस चेस्ट पेन है जो कि रेडिएट कर रहा है बैक में, ये हमारे पास किस में टिपिकली पेरिकार्डाइटिस पेन में होता है। और लेफ्ट पेरास्टर्नल रसलिंग साउंड भी प्रेजेंट है, वो भी पेरिकार्डाइटिस में होता है। इन्फीरियर वाल MI ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ, ये कल हमने पढ़ा था, राइट कॉर्नरी आर्टरी की वजह से होता है। इन्फीरियर वाल MI लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की वजह से नहीं है, राइट कॉर्नरी आर्टरी की वजह से, हाँ B है ना, राइट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। इन लेटरल वाल MI विच आर्टरी इज ब्लॉक्ड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, कल मैंने पढ़ाया था। और एंटीरियर वाल में क्या था हमारे पास, लेफ्ट असेंडिंग, ये देखें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ठीक है। पेंस सिस्टोलिक मर्मर एंड सियानोसिस, पेंस सिस्टोलिक किस में हो रहा था, ट्राइकस्पिड रिगर्ज में, मिट्रल रिगर्ज में या VSD में, तो उसको सियानोसिस भी हो रहा है, ठीक है ना, बेबी आफ्टर 5 years ऑफ बर्थ है, तो ये हमारे पास क्या है, VSD, लेकिन ये VSD मुझे नहीं लग रहा, VSD हमारे पास क्या है, एसियानोटिक हार्ट डिजीज़ है, लेकिन क्या है उसने पेन सिस्टोलिक मर्मर दिया हुआ है, हाँ थोड़ी बहुत सियानोसिस क्या है उसको हो सकती है, लेकिन क्या है VSD के अंदर इतना सियानोसिस नहीं होता, क्योंकि हमारे पास VSD में क्या होता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा होता है ना, वो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना। हाँ ये है कि बाद में वो जिसको हम कह रहे थे ईजन-मिंगर सिंड्रोम, वो अगर हो तो उसमें सियानोसिस हो सकती है। खैर इसको फिर अभी मैं कंफर्म करूँगा, इसमें आपने क्या लगाना है। पेशेंट प्रीवियसली हैड MI नाउ ही अगेन केम विद द सेम कंडीशन विच मार्कर इज, वैसे मुझे तो ये टॉफ लग रहा था, क्योंकि टॉफ हमारे पास क्या है, वो सियानोटिक हार्ट डिजीज़ है।
Patient previously had MI, now he again came with the same condition. Which marker is useful for the reinfarction of myocardium? ये भी मैंने आपको समझाया था CKMB, क्योंकि जल्दी हमारे पास डिसअपेयर होता है, इस वजह से चंद दिनों बाद अगर वापस CKMB रेज होता है, इसका मतलब क्या है, वो दोबारा हमारे पास इन्फार्क्शन हुआ है. A patient developed atrial fibrillation. He was treated accordingly, but same patient died due to occlusion of vessel in brain because of which of the following. ठीक है, तो ये वही है, एम्बोलिज्म की वजह से ना. इन acute MI changes on ECG include कौन से होते हैं? डिस्प्लेस्ड ST होता है. ठीक है, MI के अंदर ST की हमारे पास या तो डिप्रेशन होता है या फिर ST एलिवेशन होता है. द फाइंडिंग सीन इन कार्डियक टेम्पोनाड इज पल्सस पैराडॉक्सिस होता है. ठीक है, कार्डियक टेम्पोनाड में पल्सस पैराडॉक्सिस होता है. कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिटिस, ये मैंने आपको समझाया था पल्सस पैराडॉक्सिस क्या होता है. ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको समझाए थे. उसके बाद है लाउड S1 ओपनिंग स्नेप एंड मिड डायस्टोलिक मरमर है, रम्बलिंग मरमर है एट एपेक्स है. ठीक है, तो ये माइट्रल वाल की बात हो रहा है ना, तो ये माइट्रल स्टेनोसिस की बात कर रहे हैं. एपेक्स के ऊपर हमेशा जब भी बात आ रहा है तो माइट्रल की बात हो रही होगी, स्टेनोसिस की या रिगर्ज की. प्रोलॉन्ग QRS कम्प्लेक्स इन लीड टू इंडिकेट्स है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को शो कर रहा है. QRS कम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को. मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन IV ड्रग अब्यूजर क्या होता है? वो स्ट्रेप और यस होता है. ठीक है, IV ड्रग अब्यूजर में. और नेटिव जो हमारे पास प्रोस्थेटिक वाल होते हैं उनके ऊपर क्या है? स्ट्रेप एपिडर्माइडस है. और हमारे पास इन्फेक्ट टूथ वगैरह की उसकी वजह से जो होता है वो स्ट्रेप ब्लडेन होता है टूथ की एक्सट्रैक्शन वगैरह में. पेशेंट विद इन्फीरियर वाल MI विल मोस्ट कॉमन प्रोबेबली शो. ठीक है, इन्फीरियर वाल MI में क्या है? लीड टू 3 एंड AVF में ST एलिवेशन होगा. लीड V1 एंड V4 एंड ST एलिवेशन. पेशेंट विद, अच्छा एंटीरियर वाल की बात करें, मैं समझा इन्फीरियर वाल की. हाँ, एंटीरियर वाल में V1 से लेकर V4 में ST एलिवेशन. इन्फीरियर वाल में लीड टू 3 एंड AVF है. और लेटरल वाल में क्या होता है? जो V5 V6 होता है और AVL होता है, उसमें हमारे पास, और लीड 1 भी, तो वो लेटरल वाल. एरोटिक इंसफिशिएंसी इज फाउंड इन विच कंडीशन? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस में एरोटिक इंसफिशिएंसी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है? एरोटिक वाल के इनॉमली होती है. बर्गर डिजीज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग है? स्मोकिंग के साथ. A young male presented with unequal BP reading in both arms है. On pulsation and X-ray shows notching of the ribs है. एरोटिक डायसेक्शन की बात हो रहा है ना. पोस्ट डक्टल एरोटिक कोआक्टेशन. ठीक है, नॉचिंग ऑफ रिब्स कोआक्टेशन में होता है. और आर्म्स, दोनों आर्म्स में BP भी डिफरेंट होता है. ए सिस्टमिक आर्टेरियल एम्बोलाई आर मोस्ट लाइकली अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सिस्टमिक आर्टेरियल एम्बोलाई मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो आर्टरीज से एम्बोलाई निकल रहे होते हैं वो मोस्ट कॉमनली कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहे होते हैं. ठीक है, मतलब माइट्रल स्टेनोसिस में, माइट्रल रिगर्ज में, माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्ज में तो ज़्यादातर आर्टेरियल फिब्रिलेशन वगैरह में वो तो फिर हमारे पास जाते हैं. ठीक है, लेकिन वो हमारे पास क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाते हैं. इसके अलावा वेंट्रिकल के अंदर जो होते हैं वो भी सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू, और फिर वो वापस जाके ब्रेन तक भी पहुंच सकते हैं. अब मोस्ट कॉमन लार्ज वेसल एनॉमली, लार्ज वेसल की मोस्ट कॉमन एनॉमली PDA कल भी पढ़ा था. पेशेंट विद क्रोनिक हाइपरटेंशन विद डिक्रीज विजुअल एक्यूटी. ठीक है, क्रोनिक हाइपरटेंशन है, विजुअल एक्यूटी डिक्रीज हुआ है. चेंजेस इन फंडोस्कोपी इज मोस्ट लाइकली इन विच ऑफ द फॉलोइंग है? तो आर्टरियोल्स में चेंजेस होंगे ना. उसके बाद पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम है विद द कंप्लेन ऑफ हार्ट सिंकिंग है. ECG शोज लो T वेव है. व्हाट इज़ द काज है? लो T वेव किस में होते हैं? हाइपोकैलेमिया में होते हैं. ठीक है, और हाइपरकैलेमिया में लार्ज बिग T वेव्स होते हैं. AV septum is atrioventricular septum is ruptured. Which of the following wall is affected most है? सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन सा होगा? ट्राइकस्पिड वाल. A cardiac patient presents to the emergency on examination. He had a collapsing radial pulse alongside diastolic murmur. What is the probable diagnosis? ये हमारे पास एरोटिक रिगर्जिटेशन में होता है. A patient presented with chest pain from 6 hours. ECG finding shows U waves. इन्वर्टेड T वेव्स हैं. तो ये क्या है? हाइपोकैलेमिया. U वेव्स हमारे पास किस में होते हैं? हाइपोकैलेमिया में होते हैं. इन्वर्टेड T वेव्स भी उसी में होते हैं, और चेस्ट पेन भी उसमें हो सकता है. अच्छा, अक्यूट लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन ट्रोप आई CKMB नॉर्मल है. CKMB नॉर्मल है मतलब MI नहीं है. ठीक है, ट्रोप आई भी नॉर्मल है तो MI नहीं है, लेकिन चेस्ट पेन है उसको. पोस्टीरियर 5 एंड 6 इंटरनल कोस्टल के ऊपर भी टेंडरनेस है. तो प्रॉब्लम क्या है? ये कोस्टोकॉन्ड्राइटिस. ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल पेन है. ठीक है ना, उसके रिब्स के ऊपर टेंडरनेस है. टेंडरनेस जब भी आ गई मतलब पाल्पेट करने से अगर पेन बढ़ रही है, इसका मतलब उसके बोन या मसल के अंदर मसला है उस, तो वो मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है. तो ये भी कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है. ठीक है, कोस्टो मीन्स रिब्स, कॉन्ड्राइटिस मीन्स रिब के साथ जो इंटरकोस्टल मसल वगैरह होते हैं या कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके अंदर पेन है, टेंडरनेस है. 44 ईयर फीमेल एज लास्ट वेट
episode 12 month she has noticed episode where her heart beats rapidly and strongly. Her pulse is 90 beat per minute and regular in large goiter and her ECG shows sinus rhythm. What is her problem? पर ऑक्सीजनल आर्टेरियल फिब्रिलेशन है उस पेशेंट को, ठीक है। देखिए उसको एपिसोडिक होता है, ठीक है, कभी कभार उसका हार्ट बीट रैपिडली और स्ट्रांगली, और उसका पल्स भी हमारे पास 90 होता है और इनलार्ज्ड गोइटर भी है उसको। तो ये है हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव डिजीज की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें पैराक्सिस्मल आर्टेरियल फिब्रिलेशन होते हैं। आर्टेरियल माइक्सोमा लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, लेफ्ट आर्टेरियम में मोस्ट कॉमनली, ठीक है। उसके बाद है पर पेशेंट प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन, ऑक्सीजन एंड एनजी गिवन, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है, एंजाइम लेवल उसमें चेक करेंगे, ठीक है। चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आ जाए तो उसको ऑक्सीजन आपने दिया, नाइट्रोग्लाइसरीन आपने दिया, उसके बाद फिर आप उसको क्या देंगे, एंजाइम लेवल उसका चेक करेंगे। अगर उसको एमआई हुआ, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग थ्रोम्बोलाइटिक्स वगैरह देंगे, ठीक है, उसको हम लोग एस्प्रीन देंगे, उसमें क्लोपिडोग्रिल देंगे, ठीक है, एंटीप्लेटलेट्स एजेंट एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम के लिए वो करेंगे, ठीक है। वेस्कुलाइटिस फीचर्स विद परपुरा ऑन द बटक्स इन अ चाइल्ड सीन इन विच ऑफ दीज, ये हमारे पास हिनोक्शनलम परपुरा में बच्चों के अंदर परपुरा होता है, किसमें, बटक्स में, ठीक है। और ये वेस्कुलाइटिस है, वेस्कुलाइटिस की बात भी उसने की है, ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट भी वही स्टीरॉयड्स है। कुशिंग ट्रायड कंसिस्ट ऑफ ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज्ड आईसीपी, इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हाइपरटेंशन होता है, ठीक है। अब देखें जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो फिर क्या होगा, इम्पल्स जाएगा, रिफ्लेक्स जाएगा किसकी तरफ, हार्ट की तरफ, कि हार्ट रेट कम हो जाए ताकि कार्डिक आउटपुट नॉर्मल रहे, ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। और क्या है, एक क्या है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हाइपरटेंशन की वजह से जो ब्रेन है उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। अ पेशेंट केम विद न्यूली डेवलप्ड मर्मर, ही गिव्स हिस्ट्री ऑफ हैविंग रिमेटिक फीवर इन चाइल्डहुड, व्हाट इज द काज, तो ये माइट्रल स्टेनोसिस है। सेप्टिक शॉक डिफर्स फ्रॉम हाइपोवॉलेमिक शॉक इन, वो वही है कार्डिक आउटपुट में, ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था। सेप्टिक शॉक में कार्डिक आउटपुट नॉर्मल या इंक्रीज हुआ होता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक में कम हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है। द मेन डिफरेंस बिटवीन एनाफाइलेक्टिक एंड हाइपोवॉलेमिक शॉक के दरमियान क्या है, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट। एनाफाइलेक्टिक में भी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज है, सेप्टिक में भी इंक्रीज है, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक से इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यही है, ठीक है, कि कार्डिक आउटपुट का डिफरेंस है। अच्छा, और इसके अलावा जो सेप्टिक शॉक है उसमें वार्म एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं और हाइपोवॉलेमिक में कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं। इज इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी विच फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड है, आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सिस्टोलिक डिसफंक्शन डिस्टर्ब हुआ होता है। मिडल डायस्टोलिक मर्मर है और वॉलंटरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडिमा विच द फॉलोइंग इज इन द पेशेंट विल मोस्ट लाइकली डेवलप है, तो पेशेंट को क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखें डायस्टोलिक मर्मर किस में हो रहा था, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी है और पल्मोनरी एडिमा भी है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हो रहा है, ये सारा सब कुछ हो रहा है लेफ्ट हार्ट फेलवर की वजह से या जो माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से हो रहा है। और वो माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से ब्लड हमारे पास आगे नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ब्लड अक्यूमुलेट हो रहा है लंग्स के अंदर, और उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है। अब वो अगर बहुत अरसे तक रहेगा तो वो राइट वेंट्रिकल को फेल करवाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इसको हम कहते हैं कॉर पल्मोनेल। ये सीओपीडी में भी हो सकता है, ठीक है। ये देखें, दिस इज द केस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस ड्यू टू विच बैक प्रेशर द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर हाइपरट्रॉफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग के साथ, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, थ्रोम्बोएंजाइटिस ओब्लिटरेंस या फिर बर्गर डिजीज का ऑप्शन भी बार बार आ रहा होता है। प्रेग्नेंट लेडी ऑन हिल एरिया, इसमें पीडीए, ये भी बार बार आ रहा है, ठीक है, पीडीए होता है बच्चे में। अच्छा, उसके बाद है एंड आर्टरीज आर प्रेजेंट इन, एंड आर्टरीज किस में प्रेजेंट होते हैं, रेटिना के अंदर। अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर आफ्टर अ वाइल डेवलप्ड स्क्रेपिटस फॉर स्मेलिंग डिस्चार्ज विद लो बीपी, व्हाट इज द कॉज, तो उसको टॉक्सिमिक शॉक हुआ है। यहाँ तक काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। कुछ समझ अगर नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।